हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 4 का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसे प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की दर की परिभाषा और उसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको रासायनिक अभिक्रिया की दर और प्रभावित करने वाले कारक अच्छी तरह से आसान भाषा में आज क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है उसकी डेफिनेशन क्या है। लिखा है कि इकाई समय में, है ना, ध्यान दीजिएगा, एक एक वर्ड को अपने को ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन से देखना है। ठीक है, तो इकाई समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं और इसकी इकाई क्या है? मोल पर लीटर पर टाइम। ठीक है, मोल प्रति लीटर प्रति समय। ये किस प्रकार से आई है यहाँ पर, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एक बार और परिभाषा को देखते हैं कि क्या लिखा है कि इकाई समय में, है ना, इकाई समय में किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता। देखिए अभिकारक और उत्पाद आपको पता है, अच्छे से पता है, 11th में भी आपने पढ़ा है ना। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसमें जो अभिकारक होते हैं या जो रिएक्टेंट होते हैं उनकी सांद्रता में परिवर्तन या फिर उत्पादों की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, इकाई समय के अंदर, इकाई समयांतराल में जो अभिकारक या उत्पादों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसे ही अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है, अभिकारक यानी कि जो अभिक्रिया को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, और अभिकारकों की जो क्रिया होती है आपस में, उनसे क्रिया होने के बाद में जो उत्पाद बनता है ना, उसे उत्पाद कहते हैं या प्रोडक्ट कहते हैं, है ना। इकाई समय में किसी भी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ में, है ना, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता कम होगी और उत्पादों की सांद्रता बढ़ेगी। इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको आगे समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। तो अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन, ठीक है, होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया की दर या वेग कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित किया जाता है? आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, हाईलाइट किया है मैंने। और फिर इसकी इकाई क्या है? मोल प्रति लीटर प्रति समय। ठीक, अब जैसे कि एक अभिक्रिया हमने सपोज की कि जैसे निम्न अभिक्रिया में एक कोई अभिक्रिया है, A + B इसमें अभिकारक है और C + D ये क्या है? उत्पाद है। ठीक, अब इस अभिक्रिया में ये बहुत काम की चीज़ है ना, ये वाली जो लाइन है, ये दो लाइनें बहुत ज़्यादा काम की है। क्या लिखा कि इस अभिक्रिया में समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी, है ना, ध्यान दीजिएगा, किसकी सांद्रता में कमी हो रही है? अभिकारकों की सांद्रता में क्या हो रही है? कमी। और उत्पादों की सांद्रता में क्या हो रही है? वृद्धि। ठीक है, अभिकारकों की सांद्रता यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। और प्रोडक्ट यानी कि उत्पादों की सांद्रता क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब इसको एक बेस्ट एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास 10 बॉल्स है ना, टेनिस बॉल है आपके पास 10, और उसको स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, सपोज कीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, है ना, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है और ये डिस्टेंस है और ये आपका एंडिंग पॉइंट है ना, या टारगेट कह लीजिए। तो ये स्टार्ट है और ये एंड है। अब यहाँ पर आपके पास कितनी बोले हैं? 10 बोले हैं। ठीक है, 10 बोले हैं आपके पास, 10 टेनिस की गेंदें हैं, है ना, बॉल्स हैं। अब इनको एक एक करके, है ना, एक एक करके यहाँ से उठाकर आपको एंडिंग पॉइंट पर रखना है ना। ये आपका टास्क समझ लीजिए, है ना, फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन के लिए तो एक एक करके इन 10 बॉलों को आपको एंडिंग पॉइंट या आपके टारगेट पॉइंट पर पहुंचाना है, रखना है ना। तो जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, है ना, जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा, यहाँ पर एक बॉल की संख्या कम हुई तो यहाँ पर एक बॉल की संख्या बढ़ गई, फिर एक कम हुई, यहाँ पे फिर बढ़ गई, फिर एक कम हुई,
फिर 1 बढ़ गई। इस तरह से जैसे जैसे टाइम निकलेगा यहाँ पर बॉल्स की संख्या क्या होगी, कम होती जाएगी। और यहाँ पर ये जो टारगेट पॉइंट है आपका, एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पर ये 10 के 10 जब खत्म हो जाएगी तो ये 10 के 10 बॉल कहाँ पर आ जाएगी, अपने एंडिंग पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस एग्जाम्पल से अभिक्रिया की जो दर है या जो वेग है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो बोले रखी थी, है ना, 10 बोले जो रखी थी, उनको हम अभिकारक मान लेते हैं। और जो एंडिंग पॉइंट पर बोले अभी रखी है 10 बोले, इनको हम उत्पाद मान लेते हैं, प्रोडक्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए टाइम निकलता जाएगा अभिकारकों की सांद्रता कम होती जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट पर रखी बॉल्स की संख्या कम होती जाएगी और फिर उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाएगी समय के साथ साथ में, है ना। तो उत्पादों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यानी कि क्या बढ़ती जाएगी, जो एंडिंग पॉइंट पर या आपके टारगेट पॉइंट पर जो बॉल्स है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, है ना। तो टाइम के साथ में यहाँ पर जो बॉल्स हैं वो संख्या में कम हो जाएगी और टाइम के साथ में एंडिंग पॉइंट पर बॉल्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो यही है यहाँ पर। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में समय के साथ साथ अभिकारकों की सांद्रता में कमी और उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि होती है। इस एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलिए, तो यहाँ से अभिक्रिया की दर या रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, है ना, या तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। देखिए परिवर्तन ही तो हो रहा है। यहाँ पर पहले 10 बॉल थी, यहाँ पर एक भी बॉल नहीं थी, यहाँ पर फिर 9 बॉल हुई, यहाँ पर फिर 1 बॉल हो गई, फिर 8 हुई तो यहाँ पर 2 हो गई, फिर 7 हुई, यहाँ पर 3 हो गई। तो परिवर्तन हो ही तो रहा है ना। यहाँ पर बॉल्स की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर भी बॉल्स की संख्या में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अभिकारक की सांद्रता में भी परिवर्तन और उत्पाद की सांद्रता में भी परिवर्तन हो रहा है ना। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और अपॉन में क्या लिखा हमने, समयांतराल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि कोई भी समय दिया हुआ होगा उसी के अंदर ये चीज होगी, है ना, कोई भी अभिक्रिया होगी, है ना। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और अपॉन में समयांतराल। ठीक है, अब या तो हम इसको, ये वाला जो फॉर्मूला है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्या है, अभिक्रिया की दर बराबर ए एवं बी। ए और बी क्या है, यहाँ पर देखिए अभिकारक है ना। तो ए एवं बी की सांद्रता में कमी, अभिकारकों की सांद्रता में क्या होगा, समय के साथ साथ परिवर्तन होगा या कमी होगी, है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि ए एवं बी की सांद्रता में कमी, और किसके रिस्पेक्ट में कमी होगी, समयांतराल, टाइम इंटरवल। ठीक है, तो समय के साथ साथ में ए या बी की सांद्रता में कमी होगी। ये भी है अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला। या फिर इस फॉर्मूले को इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, क्या, सी एवं डी की सांद्रता में वृद्धि। ठीक है, तो सी एवं डी की सांद्रता में बढ़ती जाएगी या वृद्धि होती जाएगी, और किसके रिस्पेक्ट में होगी ये वृद्धि, समयांतराल, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक, तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है, और ये जनरल फॉर्मूला है ना। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा आर। आर का मतलब अभिक्रिया की दर, है ना, आर से डिनोट किया जाता है। तो आर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस क्यों लगाए हैं हमने, क्योंकि अभिकारकों की सांद्रता में कमी हो रही है ना, या फिर उत्पादों की सांद्रता में वृद्धि हो रही है ना। तो कमी होगी तो माइनस, और वृद्धि होगी, बढ़ेगा तो प्लस। ठीक है, इस प्लस माइनस के साइन को आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस इसीलिए लगाया हमने, और फिर लिखा है डेल सी। अब डेल का मतलब क्या होता है, डेल का मतलब होता है चेंज, ठीक है, या परिवर्तन। तो डेल सी, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो किस में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन, है ना। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में सांद्रता में कमी होगी या वृद्धि होगी। ए और बी की सांद्रता में कमी और सी तथा डी की सांद्रता में वृद्धि, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो इसकी जो इकाई है, यूनिट है, वो कैसे निकलेगी। देखिए सांद्रता की इकाई क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की इकाई क्या होती है, सांद्रता की इकाई मोल, मोल बाई लीटर, है ना, मोल प्रति लीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, मोल प्रति लीटर। और समय की इकाई क्या होती है, समय की इकाई क्या होती है, समय की इकाई होती है सेकंड, है ना। तो ये हो गया मोल पर लीटर, अपॉन में क्या हो जाएगा, सेकंड। तो जब ये सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड।
ठीक है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो आई थिंक जो अभिक्रिया की दर की परिभाषा है और सूत्र है, फॉर्मूला जो है, वो आपको अच्छे से बेहतरीन तरीके से एकदम मक्खन हो गया होगा, है ना। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए या समझने के लिए। तो चलिए अब वीडियो का सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो फैक्टर है, पहला जो कारक है वो है तापमान। ठीक है, टेम्परेचर किस प्रकार से किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। लिखा है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं, है ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि करने पर कम होती है ना। ताप में वृद्धि करेंगे हम अगर किसी भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, तो अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि करने के साथ में, है ना, ताप में वृद्धि करने के साथ साथ में क्या बढ़ती चली जाती है ना। ताप अगर बढ़ाएंगे किसी भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया में, तो जो अभिक्रिया की दर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ, एक बात और कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, तो ये 11th का टॉपिक है ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा निकलती है ना। बहुत सारी अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें ऊष्मा क्या होती है, या ऊर्जा या ऊष्मा एक ही बात है ना। तो ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है ना, उत्सर्जित होती है, तो उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, जिनमें ऊष्मा हमें देनी पड़ती है ना, ऊर्जा हमें देनी पड़ती है, तो उसे कहते हैं हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो टेम्परेचर किस प्रकार से किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करेगा, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। सेकेंड पॉइंट क्या है, सांद्रता। ठीक, अब सांद्रता का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन, है ना, कितनी सांद्रता है। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ध्यान दीजिएगा, समानुपाती का मतलब यह होता है कि अभिकारकों की जो सांद्रता है वो अगर ज़्यादा है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो भी ज़्यादा रहेगा। इसके विपरीत अगर अभिकारकों की सांद्रता कम है तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, तो समानुपाती होता है। अभिकारकों का सांद्रण बढ़ाने पर, है ना, अभिकारकों का सांद्रण क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे, तो अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लाइन में ही लिखा है यहाँ पर कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो समानुपाती है, यानी कि अभिकारकों का वेग, अभिकारकों का सांद्रण अगर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण कम होने लगता है। ठीक है, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, टाइम बीतता चला जाएगा किसी भी अभिक्रिया में, तो क्या होगा कि जो अभिकारकों की सांद्रता है वो कम हो जाएगी, और अभिकारकों की अगर सांद्रता कम हो गई तो अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर भी कम हो जाएगी। ठीक है, यही लिखा है कि समय के साथ साथ अभिकारकों का सांद्रण कम होने के कारण अभिक्रिया की दर भी कम हो जाती है। ठीक है, तो आई थिंक सेकेंड वाला पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर है। अब थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं, है ना। अब ये बढ़ाएंगे क्यों, घटाएंगे क्यों, ये डिपेंड करता है कि आपने उत्प्रेरक कौन सा ऐड किया है उसमें। अगर आपने धनात्मक उत्प्रेरक या पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड किया है किसी भी अभिक्रिया में या अभिकारकों के साथ में, तो वो क्या कर देगा, अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो वो क्या करेगा, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, है ना। और इसके विपरीत अगर आपने कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक लिया है तो वो क्या कर देगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम कर देगा। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पर थ्योरी में। उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को बढ़ा या घटा देते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक क्रिया का वेग बढ़ाते हैं, इसके विपरीत ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया का वेग घटा देते हैं या कम कर देते हैं। ठीक है, कोई कोई सी अभिक्रियाएं ऐसी होती है कि बहुत स्लो चलती हैं, तो उसमें अगर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐड कर दिया, धनात्मक उत्प्रेरक उसमें हमने मिला दिया, तो क्या होगा, उसके फलस्वरूप होगा ये कि जो अभिक्रिया स्लो मोशन में चल रही थी, है ना, धीरे धीरे चल रही थी, वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, रैपिड, है ना, तेज गति से होने लगेगी। अब कोई कोई अभिक्रिया ऐसी होती है कि बहुत ही तेज गति से संपन्न होती है, तो उसे अगर हमें मंद गति से करवाना है, उस अभिक्रिया को हमें मंद गति से करवाना है ना,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हमें ऋणात्मक उत्प्रेरक ऐड कर देना होगा। ठीक है, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक अगर हमने ऐड कर दिया तो अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। ठीक है, ये किस लिए किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी अभिक्रियाएं जो तेज गति से होती है, तीव्र गति से होती है, उनमें हम रासायनिक बल गति की, है ना, केमिकल काइनेटिक्स का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। तो उसका अध्ययन करने के लिए उस अभिक्रिया का जो वेग है वो धीमा कर दिया जाता है, जिससे जो केमिकल काइनेटिक्स है उसकी जो स्टडी है वो आराम से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दाब, है ना, दाब मतलब प्रेशर। अब यदि अभिकारक और उत्पाद, है ना, अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैसीय अवस्था में, अगर ठोस और द्रव अवस्था में है तब दाब थोड़ा सा कम प्रभावित करेगा अभिक्रिया के वेग को। लेकिन अगर गैसीय अवस्था में कोई अभिकारक या उत्पाद है तो वहां पर दाब की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ना। तो यदि कोई अभिकारक और उत्पाद गैसीय अवस्था में है तो अभिक्रिया की दर दाब में वृद्धि करने पर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। दाब में अगर वृद्धि करेंगे तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन दाब में वृद्धि करने पर अभिक्रिया तभी बढ़ेगी जब कोई अभिकारक या उत्पाद गैसीय अवस्था में है। ठीक है, चलिए अब लास्ट पॉइंट जो है वो है विकिरण का प्रभाव, है ना, विकिरण, ठीक, रेडिएशन। अब लिखा है यहाँ पर कि कुछ अभिक्रियाओं का वेग विकिरणों के अवशोषण से बढ़ जाता है ना। विकिरण अवशोषण करने के कारण कुछ अभिक्रियाओं का वेग या कुछ अभिक्रियाओं की दर बढ़ जाती है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 और Cl2 के संयोग से HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में तीव्रता से एवं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से होती है ना। HCl का मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड अगर है तो वो गैस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो लिक्विड है ना। ठीक है, HCl दोनों ही का फॉर्मूला क्या होता है, HCl यानी कि गैस भी हो सकता है, HCl यानी कि लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड बोला है तो वो गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला है यानी कि वो लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, तो यह क्रिया सूर्य के प्रकाश में तीव्रता से, है ना, ध्यान दीजिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तीव्रता से होगी और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में मंद गति से होती है, यानी कि धीमी गति से होती है ना। रिएक्शन लिखी है यहाँ पर, क्या है, H2 + Cl2, हाइड्रोजन और क्लोरीन जब संयोग करेंगे H म्यू, है ना, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। H म्यू का मतलब यहाँ ये होता है सूर्य का प्रकाश। तो H म्यू के प्रेजेंस में तीव्र गति से होती है ना, रैपिडली हो जाएगी, तीव्र गति से हो जाएगी और क्या बन जाएगा, 2HCl। ठीक है, अब यही जो रिएक्शन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, संयोग करेंगे, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ H म्यू, सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में, है ना। तो सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में अगर ये रिएक्शन दोबारा से होगी अनुपस्थिति में, है ना, सूर्य के प्रकाश की, तो यही रिएक्शन जो तीव्र गति से हो रही थी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वही रिएक्शन स्लो मोशन में होगी, है ना, धीमी गति से होगी और बनाएगी तो वही प्रोडक्ट, तो वही बनेगा। 2HCl यहाँ पर भी बना है, 2HCl यहाँ पर भी बना है, लेकिन फर्क इतना है कि यहाँ पर अगर H म्यू है तो वो तेजी से हो जाएगी और अगर यहाँ पर H म्यू की प्रेजेंस नहीं है ना, H म्यू या सूर्य का प्रकाश नहीं है तो वो अभिक्रिया धीमी गति से होगी। ठीक है, तो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक भी हमने अच्छी तरह से क्लियर कर लिए हैं। तो आई थिंक अभिक्रिया की दर की परिभाषा, सूत्र और साथ साथ में अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक आपको बेहतरीन तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियोज़ आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है हमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।